हमारे प्रत्येक भारतीय मास का नाम इस तरह से दिया गया है कि उस दिन, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में होता है। नक्षत्र जो वर्ड है वो बना है नक्ष से, और वही नक्ष से एक डिफरेंट वर्ड भी बना है जिसका नाम है नक्शा। बृहस्पति के पास सीखने के लिए चंद्रमा गए। ओके। बृहस्पति की वाइफ थी तारा। पद्म पुराण में स्टोरी ये आती है कि चंद्रमा मोहित हो गया तारा के ऊपर। अच्छा। और कुछ पुराणों में ये स्टोरी आती है कि चंद्रमा हरण कर गया तारा का। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज का पॉडकास्ट रहेगा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। और एस्ट्रोलॉजी का भी हम ज़ोडिएक साइंस या प्लैनेट से बात नहीं करने वाले हैं, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जिससे बहुत कम लोग, मेरे को लगता है, जानकार होंगे जिसके। और हमारे पास एस्ट्रोलॉजी के मास्टर बैठे हैं, तो मैं आशीष मेहता जी। तो सर, मैं आपके साथ ऐसे टॉपिक्स पे बात करने वाली हूँ ना जो मेरे को लगता है कि न्यू भी रहेंगे हमारी जनता के लिए, उन्होंने कभी सुने भी नहीं होंगे। मुझे लगता है मेरी अपनी जानकारी बढ़ने वाली है आपसे बात करके। नो, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और कई सालों से हम देख भी रहे हैं आपको। हाँ, ऑफ कोर्स, आप लोगों की वजह से ही सर हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारी जानकारियाँ बढ़ती जा रही है, नॉलेज हमारी बढ़ती जा रही है। पहले हम लोग प्लैनेट्स को सिर्फ सौरमंडल तक ही लिमिटेड रखते थे, बट अब लगता है कि वो हमारी लाइफ को इतना इम्पैक्ट करते हैं। एक्चुअली आप अलग कर ही नहीं सकते। ग्रह का मतलब क्या है? जब आप कहते हो प्लैनेट, तो प्लैनेट का संस्कृत नाम तो ग्रह है, राइट? ग्रह है, राइट। तो ग्रह का अर्थ ही यही है कि जो आपको आपके कर्मों का फल दे। शास्त्र ने कहा ग्रहा कर्म फल दाता। अर्थात जो हमारे कर्म है वो हम तक पहुंचाने का काम ग्रह करते हैं। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। ग्रह की दूसरी जो डेफिनेशन है वो है गृहीत्वा, आपको पकड़ के। मतलब आप चाहो तो भी छूट नहीं सकते। वो आपको पकड़ के बिठाएंगे, जैसे वो टीचर होती है ना, दैट आप जा रहे हो छुप के कि किसी की नजर में ना हो, वो टीचर आपका नाम बुलाएगी, किधर आना तो पड़ेगा, आना पड़ेगा, फिर बिठाएगी और बोलेगी अब बोल क्या था। ग्रह वही काम करते हैं, आप छूट नहीं सकते। तो अच्छा, हम लोग की जो कह लीजिए जो हमारी अब जनता है या जो हमारी अभी जनरेशन चल रही है वो दो टाइप की है, ठीक है। या तो जिसको एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहेगा, ठीक है, कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती है, आप अपना प्रैक्टिकल लाइफ जियो, सब कुछ अच्छा करो तो सब कुछ सही रहता है, ठीक है। और दूसरी एक होती है जो सिर्फ दो चीज़ों को जानती है, ज़ोडिएक साइंस और प्लैनेट्स, ठीक है। ये दो चीज़ें मेरे को लगता है ये दो टाइप की जनता है हमारी। लेकिन एक और पॉइंट है जिसको हम हमेशा साइडलाइन कर देते हैं, वो है नक्षत्र। 27 नक्षत्र हैं और हर किसी नक्षत्र का हर व्यक्ति एक नक्षत्र से कनेक्ट करता है। आपका जन्म होता है किसी नक्षत्र में होता है, लेकिन हम उसको साइडलाइन कर देते हैं कि वो किसी को पता भी नहीं होगा कि मुझे भी नहीं पता कि मेरा नक्षत्र कौन सा है। लेकिन अब यहाँ मैं आपसे नक्षत्रों पे बात करने जा रही हूँ। 28 तारीख को जुपिटर, जो जबकि बहुत बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, 7वें ग्रह है, और वो रोहिणी नक्षत्र में आ रहा है। और मुझे लगता है कि हमारी जनता को ये पता होना चाहिए, और सॉरी, आ नहीं रहे, री एंटरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं जब हमारी बात हुई थी मैंने आपको कहा था री एंटर कर रहे हैं, राइट, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी 13 जून 2024 से लेकर 20 अगस्त 2024 तक वो रोहिणी नक्षत्र में ही थे। फिर वो आगे चले गए मृगशीर्ष में, फिर वो वापस वक्री हुए। अच्छा। और वक्री होके री एंटर हुए। तो जब नक्षत्र में भी वक्री होते हैं, गुरु ग्रह वक्री हुआ। ओके। सो नक्षत्र जो हमारे हैं उसके क्रम तो फिक्स है। 1 to 27 जो नक्षत्र के क्रम है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, ये पहले समझते, राइट। ये अब मजा ये है, बहुत सारे लोगों को नक्षत्रों के बारे में पता इसलिए नहीं है क्योंकि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो उदय हुआ वहाँ पर ये नक्षत्रों का कंसेप्ट नहीं था। ओके। अब आहिस्ता आहिस्ता वो लोग नक्षत्रों को समझ रहे हैं। हालांकि जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि रियल वैदिक ज्योतिष में राशि या ज़ोडिएक साइन जो है वो तो काफ़ी समय के बाद इंट्रोड्यूस की गई। ऑन द कॉन्ट्री, आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि राशि का मतलब क्या है। राशि का अर्थ है समूह, कलेक्शन। लेकिन किस चीज़ का समूह? तो 9 नक्षत्र पाद, प्रत्येक नक्षत्र के 4 पाद या 4 पैर माने गए हैं। जैसे मैं बताऊं, अश्विनी नक्षत्र, तो अश्विनी नक्षत्र के 4 पैर हैं
उसके बाद आ गया अश्विनी, उसके बाद आ गया भरणी, तो भरणी के भी 4 पैर है। उसके बाद आ गया कृतिका, उसके भी 4 पैर है। तो अश्विनी के 4 पैर, उसके बाद भरणी के 4 पैर, 4 + 4 8, और उसके बाद कृतिका का पहला चरण, दैट मीन्स 9th, ओके ये समूह जो हुआ उसको नाम दिया गया मेष राशि। ओके तो इस तरह से नक्षत्र समूह पाद 9 नक्षत्रों को मिला के एक राशि बनाई गई। अब जैसे मान लीजिए कि आपका स्टूडियो है यहाँ पर, और कोई ये बताए कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो ऑफिस है उसके बी ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर स्पीकिंग ट्री की पूरी टीम बैठती है। अब इस फ्लोर पे तो बहुत सारी दूसरी टीम भी बैठती है, राइट। इन वेरी सेम वे जब कोई ये बताए कि मेष राशि, तो मेष राशि के अंतर्गत तो 9 नक्षत्र चरण आएंगे, और 3 चीज़ों को हमें समझना होगा। 3 नक्षत्र आ जाएंगे, अश्विनी, भरणी और कृतिका। इन वेरी सेम वे जब आपने बात की गुरु की, तो आमतौर पर जो वेस्टर्नाइज कंसेप्ट हम समझते हैं वो ये है कि गुरु इज राइट नाउ इन टॉरस, राइट। लेकिन ये वृषभ राशि के अंतर्गत कृतिका नक्षत्र भी आएगा, रोहिणी नक्षत्र भी आएगा, और मृगशिर नक्षत्र भी आएगा। बात जहाँ से छोड़ी सी वहीं से पकड़ते हैं। कृतिका के 3 चरण, रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण 3 + 4 7, और मृगशिर नक्षत्र के 2 चरण, ये मिला के बनती है वृषभ राशि। तो गुरु अभी वृषभ राशि में है। वृषभ राशि के अंतर्गत जून से लेकर अगस्त तक वह रोहिणी नक्षत्र में ही था, फिर आगे चला गया मृगशिर नक्षत्र में, फिर वो वक्री हुआ, और वक्री हो गया वो वापस री एंटर हुआ है। सो गुरु इज गोइंग टू री एंटर इन रोहिणी नक्षत्र। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप री एंटर करते हो, मान लीजिए आप किसी एक रूम में थे, आपने उस रूम को छोड़ दिया और आप किसी और रूम में गए और आप वापस आए, आपको लगता है सब चीज़ें वैसी की वैसी है। यस, इन स्टैटिक वर्ल्ड आपको लगता है कि ये वही की वही है, लेकिन जब गुरु फर्स्ट टाइम गया तब सूर्य तो किसी और राशि में था, चंद्रमा चेंज होता रहता है एवरी 27 डे या 28 डे, बुध किसी और राशि में था, शनि भले ही राशि सेम थी लेकिन वो वक्री में से मार्गी और स्टेशनरी होकर वापस मार्गी हो गया। सो जो पूरा कॉस्मोस था वो तो चेंज हो गया, राइट। और इसी कारण से जब वो री एंटर होगा तब उसका जो फ्लेवर होगा वो अलग होगा। जैसे आम तौर पर ये कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा गुरु ग्रह जो है उसके लिए आपको जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रज्ञा, वित्त, दैट मीन्स इंटेलेक्ट, बुद्धि, वित्त अर्थात मनी, शरीर पुष्टि अर्थात हमारा ओवरऑल वेलबींग, नेक्स्ट जनरेशन, और ओवरऑल सुख, ये सब हम गुरु ग्रह से देखते हैं मोटा मोटा। इन सब चीज़ों के ऊपर अफेक्ट होने वाली है। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दैट कि क्योंकि वो री एंटर हो रहा है, अब यहाँ पर एक थोड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, एंड दैट इज़ जब हम बात करते हैं किसी भी ग्रह की ट्रांजिट के बारे में कि गुरु ग्रह अब नक्षत्र को चेंज करेगा तो क्या परिणाम होगा वगैरह वगैरह जो हम बात करते हैं, तो वो किसी एक ग्रह की बात नहीं करते, भले ही टाइटल में वो होगा कि गुरु री एंटर इन रोहिणी नक्षत्र, इफेक्ट ऑन 12 जोडियक साइन, वो टाइटल हम देंगे, लेकिन जब हम उसके बारे में बात करते हैं तब हमें ये भी देखना होगा कि शनि कहाँ पर है, अच्छा, तब बुध कहाँ पर है, सूर्य कहाँ पर रहेगा, ये सब भी देखना चाहिए। मंगल कहाँ पर रहेगा, क्योंकि मंगल अभी लंबे समय तक कर्क राशि में रहेगा, नीच का रहेगा, और मंगल और गुरु की एनर्जीज को देखने जाओ तो काफ़ी ऑपोजिट डायरेक्शन वाली एनर्जी है, और जहाँ पर गुरु उच्च का होता है कर्क राशि में, वहीं पर मंगल नीच का होता है। तो काइंड ऑफ दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज, बट दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग एनर्जीज, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब ये रोहिणी नक्षत्र में वापस आएगा तब चीज़ें और तरह से बदल जाएगी, वही सेम नहीं रहेंगी। तो किसी ने यदि ये समझ के रखा है कि लास्ट टाइम भी आया था रोहिणी नक्षत्र में, अब भी आ रहा है, फ़र्क क्या है? फ़र्क पड़ गया, यस, पक्का फ़र्क पड़ गया। और थोड़ा बहुत और भी, क्योंकि आपने जब हम वैसे ही बैठे थे तब आपने बताया था कि थोड़ा नक्षत्र के बारे में भी जानना ही चाहिए। सी विदाउट नक्षत्र वैदिक
ज्योतिष शास्त्र हो ही नहीं सकता। वैदिक ज्योतिष का आधार ही नक्षत्र है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन सा मास चल रहा है? अभी तो नवंबर चल रहा है सर। नहीं, हिंदू कौन सा मास चल रहा है? इफ यू कैन रिमेम्बर। शरद ऋतु आ गई है। नहीं, शरद ऋतु तो नहीं, लेकिन आप ये समझ के चलो, टेस्टिंग ले रहे हैं, जो मैं फेल होने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली कब आती है? कार्तिक मास में आती है, राइट। राइट। तो उस मास का नाम कार्तिक क्यों है? हमारे प्रत्येक भारतीय मास का नाम इस तरह से दिया गया है कि उस दिन, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उस नक्षत्र में होता है एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल, जब पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में होगा, उस मास का नाम हो जाएगा कार्तिक मास। जब चंद्रमा मृगशीर्ष नक्षत्र में होगा, उस मास का नाम हो जाएगा मार्गशीर्ष मास। जब वो चित्रा नक्षत्र में होगा, तब हो जाएगा चैत्र मास। नक्षत्रों पे ही महीनों का नाम, नक्षत्रों के आधार पर हमारे भारतीय माह के या मंथ के नाम दिए गए। इतना सारा इम्पोर्टेंस नक्षत्र को दिया गया है। इतना ही नहीं, शास्त्रों ने ये कहा, न क्षरति इति नक्षत्र, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वो नक्षत्र है। इतना ही नहीं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। नक्षत्र जो वर्ड है वो बना है नक्ष से, और वही नक्ष से एक डिफरेंट वर्ड भी बना है जिसका नाम है नक्शा, मैप। तो जैसे इन ए फिजिकल वर्ल्ड, 2 डायमेंशनल वर्ल्ड, या इस पृथ्वी के ऊपर हम मैप्स का उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ग्रह नक्षत्रों का उपयोग करते हैं। इतने इम्पोर्टेंट है नक्षत्र। सो नक्षत्र इज ए सेलेस्टियल मैप। अब ये सेलेस्टियल मैप सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की गति के लिए नहीं है। जब ये स्टार्ट हुआ, मैंने बताया था आपको कि ग्रह क्या है, कर्मफल। तो कौन सा कर्म हमें कब मिलेगा, वह ट्रेजेक्टरी दिखाने का काम भी नक्षत्र ही करते हैं। इतना सारा इम्पोर्टेंस वैदिक ज्योतिष में दिया गया है। अब इस चीज़ को थोड़ा बहुत समराइज करना, या फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को जब वो री एंटर होगा तब प्रत्येक राशि को क्या फल मिलेगा, जनरलाइज होगा। लेकिन वो करना ज़रूरी भी है क्योंकि समय की डिमांड है। तो यदि हम देखने जाए तो अब किस तरह के लोगों को, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो सिर्फ राशि की बात हमें नहीं करनी चाहिए। हमें मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, या फिर जिसको संहिता ज्योतिष कहा गया है, उसमें ओवरऑल उस समय के दौरान पृथ्वी के ऊपर किस तरह की एनर्जीज ज़्यादा डोमिनेंट होगी, वो भी देखना चाहिए। तो पराशर मुनि ने, व्यास जी के पिता पराशर मुनि ने पराशर संहिता में एक सूत्र दिया और उन्होंने ये कहा, विद्वान दाता धीरो अल्पवाक स्थिर मतिश्च प्राजापत्ये। अर्थात जब गुरु रोहिणी नक्षत्र में होता है, श्लोक को आप डिकोड करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएगी। तो जब वह रोहिणी नक्षत्र में होगा तब विद्वान लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दैट मीन्स व्हाट, जो स्किल लेबर है उनको फ़ायदा होगा, जो अनस्किल लेबर है उनको फ़ायदा नहीं होगा। और उसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि मंगल की अभी जो परिस्थिति चल रही है कि वर्ल्ड वाइड लेबर्स प्रोटेस्ट करेंगे अपने राइट के लिए। क्योंकि उनको जो चाहिए, क्योंकि जो हमें चाहिए, जो उनको चाहिए वो उनको नहीं मिलेगा। सो इन ऑर्डर टू गेन व्हाट दे डिजर्व, दे विल कम ऑन द रोड। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इस तरह के प्रोटेस्ट होंगे। इतना ही नहीं, ये कहा गया दाता। दाता अर्थात जो सो कॉल्ड बहुत सारी चैरिटीज़ करते हैं, लेकिन वो चैरिटी नहीं है, वो एक तरह से गफला है अपने ब्लैक मनी को छुपाने का। उनके स्कैंडल्स बाहर आएंगे क्योंकि प्रजापति है, गुरु है, विद्वान है, तो लोगों की जो एक तरह से आप ये समझ कर चोरी है उनको प्रकट कर देंगे। इतना ही नहीं, अल्पवाक अर्थात जो कम बोलेंगे वो लोग जीतेंगे, जो बहुत बोलेंगे उनको दिक्कत आएगी।
अब इस सूत्र को जरा ध्यान से देखें तो किसी स्पिरिचुअल लीडर की या फिर वैसा लीडर जो बहुत बोलता है, उस तरह के लीडर, उस लीडर की कुछ कैंडल्स बाहर आ सकते हैं, कोई टैप बाहर आ सकती है, कोई वीडियो बाहर आ सकता है, क्योंकि गुरु ये काम करेगा। अब गुरु शुभ काम क्या करेगा? तो गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उसका अर्थ ये हो गया दैट ओवरऑल एक वेलबींग बना रहेगा, क्योंकि गुरु की मित्र की राशि है, चंद्र की और शुक्र की, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होगा। ये जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, वह चंद्र को अति प्रिय है। We have a story. Yes, you have a story also. Yes. कि प्रजापति की 27 बेटियां थी, उसकी एक बेटी रोहिणी पे और उसके साथ ज़्यादा उसका विवाह हो गया, राइट? इतना ही नहीं, ये तो स्टोरी का एक पार्ट है। पद्म पुराण के अंदर एक दूसरी भी स्टोरी है। ओके। पता नहीं मैं कितना विषय में आगे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग तो हुआ ये कि बृहस्पति के पास सीखने के लिए चंद्रमा गए। ओके। अब बृहस्पति की वाइफ थी तारा। अब स्टोरी में, पद्म पुराण में स्टोरी ये आती है कि चंद्रमा मोहित हो गया तारा के ऊपर। अच्छा। और कुछ पुराणों में ये स्टोरी आती है कि चंद्रमा हरण कर गया तारा का। तारा नहीं मोहित हुई थी, चंद्रमा मोहित हो गया था। पद्म पुराण में ये कहा कि दोनों के बीच प्रेम हो गया, तो दोनों भाग गए। ओके। अब क्योंकि बृहस्पति को ये दिखा नहीं गया, तो बृहस्पति ने कहा ये तो अन्याय है, क्योंकि मुझे दी गई थी पत्नी। तो अब उसके लिए युद्ध होता है। अब जब पता चला बृहस्पति को, उससे पूर्व कुछ समय के लिए तो उन दोनों का रिलेशनशिप था ही। इंटरेस्टिंगली वैदिक साहित्य में तारा काम्याम, तारा की कामना के लिए बृहस्पति और चंद्रमा के बीच युद्ध होता हुआ दिखाया गया है। ओके। इंटरेस्टिंगली जो बड़े बड़े देव थे, सूर्य, फिर मंगल, वो सब खड़े रहे बृहस्पति की ओर, सब देवता खड़े रहे बृहस्पति की ओर। शुक्राचार्य खड़े हो गए चंद्रमा की ओर, क्योंकि देवता उस तरफ थे तो शुक्राचार्य को इस तरफ ही आना था। तो युद्ध बहुत बड़ा चला, फिर ब्रह्मा जी को इंटरवीन करना पड़ा, और फिर तारा को वापस दिया गया। अच्छा, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। तारा उस टाइम प्रेग्नेंट थी। ओके। अब पता ही नहीं है किसका पुत्र है, पुत्र पैदा हो गया। अब स्टोरी आगे बढ़ती है, फिर पूछा जाता है जब उसको उसके संस्कार करने होते हैं कि ये किसका पुत्र है, ये बृहस्पति का पुत्र है या चंद्रमा का पुत्र है। अब वो जो पुत्र था वो अति विलक्षण था, बुद्धि वाला था। ओके। तो फाइटिंग ना हो इसलिए वो चीज़ों को संभाल के चल रहा था बड़ा डेलिकेटली, ताकि किसी को पता ना चले। बड़ा ही सुंदर, बहुत ही बुद्धिमान। उसने पता ही नहीं चलने दिया बृहस्पति को कि मैं आपका पुत्र ही नहीं हूँ। ओके। क्योंकि तारा ने बाद में कहा कि ये जो पुत्र है वह चंद्रमा का है। ओके। और इसीलिए बुध का एक नाम है रोहिणिया। ये बुध का एक नाम है, क्योंकि रोहिणी ने उसको पैदा किया था, मतलब सॉरी पाला पोसा था। अब ये स्टोरी को वापस आते हैं। गुरु एंटर हो रहे रोहिणी में। ओके। तारा काम्यम युद्ध हुआ था। अभी जो 2025 आएगा वो मंगल का आएगा। मंगल और गुरु का आपस में बिल्कुल मेलजोल नहीं है। तो दिस टाइम ये जो गुरु एंटर होने जा रहे हैं, री एंटर होने जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में, और वो रहेंगे 10 अप्रैल 2025 तक। ओके। ड्यूरिंग दिस टाइम वर्ल्ड वाइड बहुत सारे युद्ध होंगे। दैट मीन्स वर्ल्ड इकोनॉमी एक तरह से डिस्टर्ब रहेगी। तो जो अभी तो सिनारियो बन भी रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज में, तो ये क्या ये होगा। ओके। अब यदि हम ऊपर से देखें तो लगता है कि गुरु और रोहिणी और चंद्रमा ये सब तो मित्र है। जब स्टोरी में डिटेल में जाते हैं तब समझ में आता है अच्छा इंटरेस्टिंग, ये हुआ था राइट। और वही चीजें वापस होने जा रही है। सो इट्स ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन, ट्रांजिट इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोगों को मजा है उसके लिए कि उनको क्या होने वाला है। तो बट ये जो आपने स्टोरी सुनाई है मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी है कि आप जानते नहीं हो और आपको पूरा पौराणिक इतिहास तक, मतलब पौराणिक कह लीजिए या जो स्क्रिप्चर्स हमारे पद्म पुराण, यहाँ तक जाना पड़ता है कि एग्जैक्टली में जो प्लैनेट्स है वो असर क्या देने वाले हैं आपको। नहीं शास्त्र नहीं मतलब अमेजिंग। थैंक यू। लेकिन हमने तो शास्त्र ऐसे ही पढ़ा है राइट। प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे आपका असर आने वाला है।
शास्त्र को ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो ये जो आपने मुझे बताया, अगर हम मंडेन पे बात करते हैं तो क्या एक बार हम इंडिया का सिनारियो डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम ऑब्वियसली पर्टिकुलर इंडिया पे इसका क्या असर रहने वाला है? दैट मीन्स गुरु मीन्स वित्त। और मैंने पहले बताया जो बहुत जिनके पास बहुत सारी वेल्थ है वैसे कई लोगों को चैलेंज किया जाएगा वर्ल्ड वाइड। ये शुरू भी हो चुका है ऑलरेडी, जैसे ही शनि डायरेक्ट हुआ ये शुरू हो चुका है। तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों को चैलेंज किया जा रहा है, ये ज़्यादा होगा। और उसका अर्थ ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी बहुत नेगेटिव जा सकती है, चैलेंज में जा सकती है। इतना ही नहीं, स्टॉक मार्केट भी, क्योंकि गुरु जो है वह स्थिर मति देने वाला है। और नाउअडेज हम जैसे देख रहे हैं कि समटाइम्स सम मैनिपुलेटिव कंपनीज कैन मैनिपुलेट द मार्केट। तो जो कंपनीज मैनिपुलेटिव कर रही है चीज़ों को वो एक्सपोज होगी और उसके कारण बड़ा करेक्शन हो सकता है। वी आर ड्यू टू ए लॉन्ग टाइम करेक्शन। एक दफ़े करेक्शन होके, यदि आप वैसे भी अभी ग्राफ देखो आप तो ओवरऑल रेट में ज़्यादा है, तो ये पॉजिटिव करेक्शन रहेगा फॉर फ्यूचर। या एब्सोल्युटली। ये जो आने वाले समय में 2025 मार्च के बाद जब शनि महाराज मीन राशि में जाएंगे तब उसके बाद जो स्टेबल मार्केट चाहिए, जो ओवर वैल्यूड जो मार्केट है उसमें जो करेक्शन चाहिए वो समय अभी चल रहा है। अच्छा, मैं ना बहुत हम लोग कई बार 2025 मार्च को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है। वैसे हम नक्षत्रों के बात भी करेंगे बट मुझे एकदम से आपने बोला ना, मुझे फिर से क्लिक कर गया कि ऐसा मार्च में क्या होने वाला है 2025 में। ये ऐसा पहले भी हो चुका है। ओके। ये कोई अनकॉमन फिनोमिना नहीं है। ओके। सी ये समस्या क्या है तमन्ना जी, दैट यू नो एवरी नाउ एंड देन कलयुग खत्म होना होता है। किसी को भी पूछो कलयुग खत्म हो रहा है। अब काहे का कलयुग खत्म हो रहा है? हम तो कलयुग, आज भी यदि आप किसी प्रीस्ट को बुलाओगे पूजा के लिए आपके घर में, तो जो संकल्प में जब हम सुनते हैं तो क्या आता है, कलौ प्रथम चरण है। हम तो कलयुग के प्रथम चरण में है। साइंटिफिकली जब महाभारत को डेटिंग भी की जाती है या एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट्स से जब हम महाभारत को डेट करते हैं, इट्स हार्डली 5000 ईयर्स। और कलयुग तो रहने वाला है कई सालों तक। मोटा मोटा देखने जाए तो भी 12,000 सालों तक तो रहने ही वाला है। तो हम तो बीच में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। लेकिन अच्छा लगता है जब कोई ये बताए कि मेरे गुरु जी कल्कि के अवतार हैं, तो सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे कई कल्कि आए और कई कल्कि चले गए। जिस तरह का कॉम्बिनेशन 29 मार्च 2025 को हो रहा है, वैसा ही या उससे भी ज़्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन 2019 में हुआ था और कोविड हुआ था। लेकिन दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया चेंज हुई। 2020 में कोविड आया था। 2019 में वो कॉम्बिनेशन हुआ था, उसकी इफेक्ट हमें 2020 में मिली। जो 2019 के दिसंबर में जब सोलर एक्लिप्स हुआ था और जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन हुआ था, उसकी इफेक्ट हमें 2020 में मिली। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है। ओके। 5 या 6 ग्रह एक राशि में आ रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं, तो उसके कारण हो सकता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन ये 29 मार्च के लिए जो डराया जा रहा है, उतना डरने की भी आवश्यकता नहीं है। ये कोई युग परिवर्तन का समय नहीं है। इन ए ट्रांजिट, वी आर इन अ वेरी ट्रांजिटरी स्पेस, यू नो। एक दूसरी बात भी गलत फहमी, लोग मुझे बहुत पूछते हैं, बहुत सारा प्रश्न मुझे कि ये गुरु अतिचारी हो रहा है तो क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। 25 से लेकर 2032 तक गुरु अतिचारी रहेंगे, 7 सालों तक क्या होगा? गुरु अतिचारी 2015 में भी था, गुरु अतिचारी 2018 में भी था। गुरु अतिचारी मतलब फास्ट चलने वाला। अच्छा। बहुत फास्ट चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ना, अभी कुछ महीनों पहले वो किसी और नक्षत्र में था, अचानक इस नक्षत्र में आ गया, फिर वो वक्री हो गया। तो गुरु को कहा गया भारी और आराम से चलने वाला प्लैनेट। अब कोई हेवी वेट वाला आदमी यदि फास्ट चलना स्टार्ट करे तो क्या होगा? टंबल हो जाएगा ना, गिर जाएगा ना, या बैलेंस नहीं रख पाएगा। या फिर उल्टा, भारी आदमी है वो फास्ट क्यों चल रहा है? क्या कुछ है आगे जिसको वो कवर करना स्टार्ट कर रहा है? राइट। सो करेक्शन है, इकोनॉमी में करेक्शन आएगा। जिस तरह से हम लेबर को देखते आए हैं, जिस तरह से हम इंटेलेक्ट को देखते आए हैं, वो सब चेंज होगा। लेकिन पृथ्वी का अंत नहीं होने वाला, अभी बहुत देर, बहुत टाइम है। अभी तो हमें प्रलय नहीं आने वाली है। नहीं, नॉट एट ऑल। सॉरी टू डिसअपॉइंट सो मेनी पीपल। मैं वही बोलने वाली थी। लेकिन प्रलय नहीं आने वाला है, नॉट एट ऑल। सो 29 मार्च को शनि अपनी राशि बदलने वाले हैं और उससे पहले और उसके बाद कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन साथ में होने वाला है। वैसा पहले कई दफे हो चुका है।
ना कुछ नया सिनारियो नहीं बनने वाला है, नया सिनेरियो नहीं होने वाला है, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। लेकिन ऑफ कोर्स विद द डिफरेंस क्या होगा, जो अनस्किल्ड लोग होंगे उनको काफ़ी कॉर्नर किया जाएगा। ओके, सो अनऑर्गेनाइज लेबर, अनस्किल्ड लेबर, उनको काफ़ी दिक्कतें आएगी। आ सकती है। यस, कृषि क्षेत्र में हम बड़े रिवोल्यूशन देखेंगे। अच्छा, फाइनेंस को हम जिस तरह से देख रहे हैं, गुरु का अर्थ है फाइनेंस, राइट, वित्त का कारक कहा गया उसको। तो जिस तरह से हम फाइनेंस को देख रहे हैं वो शायद चेंज हो गया। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया हुआ है, शायद आगे जाके छोड़ भी दे। ओके, तो ये तो बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि करेंसी का जो हमारा कंसेप्ट है वो चेंज होगा। इतना ही नहीं, अभी जो डॉलर की पैरिटी गोल्ड के साथ टूटी हुई है, 70s में वो तोड़ी गई, राइट। तो शायद ये हो सकता है कि वापस गोल्ड को एज ए पैरिटी वापस लाया जाए। बड़ा कुछ बहुत बड़ा आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ रिवॉल्यूशनरी चीज आने वाली है। फाइनेंस सेक्टर में बहुत बड़ा आ रहा है, रिवॉल्यूशनरी आ रहा है, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो 25 से लेकर 32 के बीच में ही आएगा। क्योंकि गुरु अतिचारी का अर्थ यही है कि फाइनेंस में रिफॉर्म्स आ रहे हैं, वैसे रिफॉर्म्स जो आगे जाके लंबे समय तक रहेंगे। दुनिया नहीं बदलने वाली है, दुनिया चेंज होने वाली है, अच्छे, खत्म नहीं होने वाली, मतलब खत्म नहीं होगी, चेंज होगी, फॉर द बेटरमेंट। क्योंकि गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो गलत नहीं कर सकता, वो चाहे तो भी गलत नहीं कर सकता। अब पत्नी को लेकर चला गया, फिर भी जब वैर नहीं रखा, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बेटे को अपना बेटा बना लिया, उससे बड़ा क्या करोगे आप, सच में, राइट। तो सर, हम लोगों ने बात स्टार्ट करी थी कि हम नक्षत्र परिवर्तन गुरु का होने वाला है, और बात करते करते हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर बहुत मज़ेदार बातें करी है हमने, और बहुत सारे लोगों के जो आई थिंक दिमाग में जो कलयुग के अंत को लेकर एक चल रहा था ना कि यार अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो बस इतने पैसे पड़े उड़ा दो, कलयुग तो खत्म होने वाले है। वो जो आपने गलत फहमी थी वो भी आपने कुछ हद तक उसको बस्ट करने का कोशिश करा है। और फिर सेकेंड थिंग, रिफॉर्म्स की बात भी हुई है, रिवॉल्यूशंस की बात भी हुई है कि फाइनेंस में बहुत तगड़े रिवॉल्यूशंस आने वाले हैं। ट्रू। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे रोकते हैं। सेकंड इसके पार्ट में हम लोग जनरलाइज बात करते हैं कि जो राशियां हैं 12, उन पर क्या गुरु के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में आने का, दोबारा आने का इम्पैक्ट रहने वाला है। डेफिनेटली, विद प्लेजर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।